Students, today we are going to take up the new topic, and that is plane diffraction grating. अब प्लेन डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग है क्या? बेसिकली हमने कल आपको डबल स्लिट के बारे में बताया था। डबल स्लिट्स में दो स्लिट्स थी। जब हमने सिंगल स्लिट की बात की थी उससे पहले, तो एक सिंगल स्लिट की बात कर रहे थे, तो सिंगल स्लिट ही थी उसमें। यदि आप कई सारी स्लिट्स पैरेलली बना दें जिनके बीच में बराबर की दूरी हो और जिनकी बराबर की मोटाई हो, तो ऐसी जो कॉम्बिनेशन ऑफ स्लिट्स है वो प्लेन डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग कहलाती है। तो यही हमने यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखी है कि द प्लेन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पैरेलल स्लिट्स ऑफ इक्वल विड्थ सेपरेटेड बाय इक्वल ओपेक पोर्शंस। तो यहाँ पर हमने एक साइट है, ये openstacks.org, ये वाली साइट से ये फिगर ली हमने। इसमें ये फिगर आप यदि डायरेक्टली देखना चाहते हैं तो ये इसको क्लिक करके देख सकते हैं। मैंने यहाँ बनाई है वहाँ से लेकर। तो ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक पोर्शन बताया हुआ है ऐसे, और उसमें ये एक डार्क ब्राइट ऐसे लाइंस बनी हुई हैं। जो डार्क वाला है वो है ग्रूव, जो कि हमने ओपेसिटी बनाई है, ओपेक बनाया है, और जो बीच में वाइट वाला पोर्शन है वो हमने इसमें शो किया है कि इसमें से लाइट पास कर सकती है, ट्रांसपेरेंसी इसको बोलते हैं। तो यही हमने यहाँ लिखा है कि द पोर्शन ऑफ द स्लिट through which light can pass, ये the portion of slit through which light can pass, या ट्रांसपेरेंट कह सकते हैं, which is transparent, यहाँ मैं लिख देता हूँ, which is transparent to light is called transparency and the opaque portion is called opacity. और यदि हम कहें कि if d is the width of transparency and b is the width of opacity, then d plus b यानी कि ट्रांसपेरेंसी और opacity का combined thickness या width, that is termed as grating element। और जो हम जनरली लेते हैं, ये जो हम जैसे ये दिखाई है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग एक्सपेरिमेंटल बेसिस के लिए या अपनी लैब में जो यूज़ करते हैं, उसमें लगभग 6000 स्लिट्स पर सेंटीमीटर होती हैं। तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल पढ़नी चाहते हैं तो मैंने यहाँ पर ये एक साइट दे दी है, इस साइट पे जाके आप इसको प्रॉपरली स्टडी कर सकते हैं। वो इसने डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के बारे में थोड़ी डिटेल से बताया हुआ है। यू कैन गो एंड सी द डिटेल्स देयर। अब बात आती है कि ये जो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की बात की, प्लेन डिफ्रैक्शन, इसमें n पैरेलल स्लिट्स हैं, तो इसमें डिफ्रैक्शन होता कैसे है? तो वही हम यहाँ पर स्टडी करेंगे कि डिफ्रैक्शन एट n पैरेलल स्लिट्स, दैट इज थ्योरी ऑफ प्लेन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। तो आप उसके लिए कंसिडर करो, जैसे हमने पिछले केस में कंसिडर किया था डबल स्लिट के केस में, कि हमारे पास दो स्लिट्स हैं। अब हम एज्यूम करेंगे हमारे पास n स्लिट्स हैं, और n स्लिट्स जैसे हमने पिछली बार कहा था कि उन दो स्लिट्स के सेंटर्स हैं C1 और C2, यहाँ पर हम एंड सो ऑन कर लेंगे। फिर हमने कहा था कि हमारी एक स्लिट की विड्थ d है और d दूसरी स्लिट की भी विड्थ d है। ऐसे ही हम कह देंगे अब n स्लिट्स की भी विड्थ हर एक की d है, और एक स्लिट और दूसरी स्लिट के बीच की जो दूरी है वो हमने पीछे भी b ली थी, यहाँ भी हम b लेके चलेंगे। तो यही हमने यहाँ पर कहा हुआ है कि कंसिडर ए लार्ज नंबर ऑफ पैरेलल स्लिट्स A1 B1 A2 B2 A3 B3 एंड सो ऑन, AN BN तक आ जाएगा, एंड देयर सेंटर्स एज C1 C2 C3 एंड सो ऑन CN तक आ जाएगा ये रेस्पेक्टिवली, ईच ऑफ विड्थ D and separated from each other by a distance B. When
the plane wavefront is incident on the slits. The diffraction takes place from the edges of the slit. मैंने पहले बताया था कि आपको जो एजेस हैं A1 हैं, जैसे पहली स्लिट के एजेस A1 और B1 हैं, दूसरी के A2 और B2 हैं, तीसरी के A3 और B3 है एंड सो ऑन। तो उनके ऊपर टकराने के बाद जो है हमारी लाइट डिफ्रैक्ट हो जाती है। अब क्योंकि जो हमारी स्लिट्स जो हैं जैसे A1 B1 है, ये बड़ी छोटी सी स्लिट है, ऐसे ही A2 B2 भी छोटी सी है, A3 B3 भी छोटी सी है। तो हम अपनी कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए ये एज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारा डिफ्रैक्शन है वो बजाय एजेस से होने से इसके सेंटर से हो रहा है डिफ्रैक्शन। तो ये हम अजम्पशन कर रहे हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा कि फॉर सिंप्लिसिटी वी एज्यूम दैट द डिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम द सेंटर्स ऑफ द स्लिट्स। The wavelets emerging from A1, B1, A2, B2, etc., which are parallel to each other and travel along the central axis, are brought to focus at the point O by the lens. These wavelets meeting at O are in phase with each other and produces central maximum. जैसे हमने लास्ट केस में बताया था, डबल स्लिट के केस में, डिफ्रैक्शन के केस में, वहाँ पर हमने आपको बताया था कि जो वेवलेट्स दोनों स्लिट्स से निकलते हैं और जो सेंट्रल एक्सेस होते हैं, जिसको हमने पिछली बार CO कहा था, लास्ट टाइम आप याद कर सकते हैं, या अपना पुराना लेक्चर देख सकते हैं पिछले वाला, उसमें CO के जो पैरेलल चलती थी वेव मतलब रेज कह लो आप, तो वो आफ्टर पासिंग थ्रू दी लेंस मेट एट पॉइंट O, और O क्योंकि O के ऊपर मिलती थी तो दैट दोज वेवलेट्स वर इन फेज विद ईच अदर, तो तब करके सेंटर के ऊपर मैक्सिमम बनता था। इस केस में भी ऐसा ही होता है कि जब जो हमारे वेवलेट्स हैं जो कि अलग अलग स्लिट से डिफ्रैक्ट होके आएंगे और जब वो पैरेलल होंगे सेंट्रल एक्सेस के, तो वो O के ऊपर आकर फोकस करेंगे और वो इन फेज होंगे, इसीलिए सेंटर O के ऊपर मैक्सिमम फॉर्मेशन होगी। ये हम अगली फिगर में आपको दिखा भी देंगे। और यदि हमने किसी भी पॉइंट P पर देखना हो जो कि सेंट्रल एक्सेस से एंगल थीटा के ऊपर जब रेस चलती हैं तब, तो उस केस में मैक्सिमम मिनिमम ऐसा कोई पैटर्न बनेगा, वो पैटर्न हम स्टडी करना चाहते हैं इस केस में। तो इसके लिए हमने ये एक डायग्राम बना के आपको बताई है, ये देखिए बिल्कुल पिछले तरह की डायग्राम है। इसमें ये प्लेन वेव फ्रंट हमने दिखाया है और ये मोनोक्रोमेटिक बीम दिखा दी, क्योंकि बीम यानी रेज ऑफ लाइट का कलेक्शन इट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी प्लेन वेव फ्रंट, तो इसीलिए ये ऐसे सामने जाएंगी। और ये हमने दिखा दी एक A1 B1 के बीच में जो इसका सेंटर दिखा दिया वो C1 दिखा दिया। ऐसे ही A2 B2 इनके बीच में सेंटर दिखा दिया C2। ऐसे ही A3 B3 इसके बीच में सेंटर दिखा दिया C3। A4 B4 बीच में सेंटर दिखा दिया C4। हो सकता है थोड़ी लाइन जो हमने ये डैश लाइन लगाई है आपको वो बीच में कटी हुई ना नज़र आए, क्योंकि वो डायग्राम बनाते समय ये प्रॉब्लम आती है। अदरवाइज A1 से लेकर B1 के बीच में आप गैप दिखा सकते हैं बिल्कुल। ऐसे ही A2 और B2 के बीच में गैप दिखा सकते हैं, जबकि B1 और A2 के बीच में थिक लाइन दिखा सकते हैं आप बनाने के लिए। तो इस ढंग से चलेगा कि A1 B1 को स्लिट दिखाओ और सेंटर उसका C1 दिखाओ, A2 B2 को स्लिट दिखाओ और बीच में सेंटर C2 दिखाओ, एंड सो ऑन। और लास्ट में AN BN दिखाएंगे और सेंटर में उसका CN सेंटर दिखाएंगे। और यदि आप देखेंगे कि A1 B1 ये जो दूरी है ये D है, और B1 और A2 के बीच की दूरी ये B है, इस ढंग से आप सारा दिखाएंगे। और यदि आप ये देखें यहाँ से जैसे C1 से, अब C2 से, C3 से, C4 से एंड सो ऑन, ये हमने ये रेज दिखाई जो कि सेंट्रल एक्सेस यानी ये जो लाइन डॉटेड हमने O की तरफ जाते हुए, ये जहाँ मैं कर्सर से दिखा रहा हूँ, जब इससे ये लाइंस इसके पैरेलल चलेंगी, ये देखिए ये ऊपर वाली लाइंस जहाँ मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ ये ऐसे, तो ये आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस दे विल बी फोकस्ड एट O।
और ये सारी जो रेस हैं ये इन फेज मिलेंगी यहाँ O के ऊपर आकर, इसीलिए O विल बिकम ए मैक्सिमम। और यदि किसी भी एंगल थीटा के ऊपर देखना हो तो जैसे ये मैंने दिखाया अप्रॉक्सीमेट करके यहाँ से यहाँ ये ऊपर को दिखा दिए, ये जो ऊपर वाली रेज हैं जो टेढ़ी जा रही हैं, ये वाली रे या फिर इसके नीचे ये जहाँ कर्सर मैं मूव कर रहा हूँ, या इससे नीचे यहाँ ऐसे, ये आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस आर फोकस्ड एट पॉइंट P। अब P कहीं भी हो सकता है, O से लेकर ऊपर की तरफ जाते समय या नीचे की तरफ जाते समय कहीं भी हो सकता है, और P पर अब ये मैक्सिमम बनेगी या मिनिमम इंटेंसिटी बनेगी, ये हम देखना चाहते हैं। उसके लिए हम सारी की सारी थ्योरी का पार्ट आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये एक्चुअल में लंबा आर्टिकल है तो सारा तो आज नहीं कर पाएंगे, पर जितना हम आज कर पाएंगे उतने तक करके बाकी हम कल के लिए छोड़ेंगे। तो यहाँ पर इसी की हम थ्योरी करना चाहते हैं। इस केस में भी आप देखेंगे कि पाथ डिफरेंस बिल्कुल पिछली डबल स्लिट की तरह ही आएगा, तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है कि लेट C1 K1, C2 K2 एंड C3 K3 एंड सो ऑन CN K be the perpendiculars drawn from C1 on the rays from C2, C3 and so on CN to P respectively। मतलब ये यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा किया ना, जैसे C1 से ये यहाँ परपेंडिकुलर आ गया, तो फिर यहाँ परपेंडिकुलर आ गया, ये यहाँ परपेंडिकुलर, ये यहाँ परपेंडिकुलर, ऐसे आप कह सकते हैं। तो लेट C1 के यहाँ पर C1 K2 ऐसे ही C1 के, ये देखिए ना यहाँ ये C1 है, C1 K1, फिर उसके बाद C1 K2, C1 K3, फिर C1 K, ये N के ऊपर आ गए, ये जो इन रेज के ऊपर परपेंडिकुलर्स हैं, तो इसीलिए मैंने ये करेक्ट कर दिया। So be the perpendiculars drawn from C1 on the rays from C2, C3, C4 and so on Cn to P respectively. Then path difference between the waves from C1 to C2 is, तो आप याद करो पाथ डिफरेंस C2K होना था, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक का पाथ डिफरेंस होना है, इसके इस रे में और इस रे में जो पाथ डिफरेंस है वो C2K है, जबकि पहले वाली रे और ये इस वाली रे में जो मैं कर्सर रख रहा हूँ इसमें पाथ डिफरेंस C3K है, और जबकि इससे निचले वाली ये रे में पाथ डिफरेंस C4K आएगा, और लास्ट वाली इस रे में पाथ डिफरेंस पहले और इस वाली में जो पाथ डिफरेंस आएगा CNK आएगा। तो इसीलिए हमने ये लिख दिया है कि पाथ डिफरेंस बिटवीन C1 वेव्स फ्रॉम C1 एंड C2 इज C2K1 एंड दिस इज D प्लस B साइन थीटा। ये बिल्कुल वैसा ही इसको मैंने बिना एक्सप्लेन करके लिख दिया जैसे हमने डबल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न के केस में किया था। तो सिमिलरली पाथ डिफरेंस बिटवीन वेव्स फ्रॉम C1 एंड C2, ये C1 एंड C3, सॉरी ये C3 होना चाहिए, C3K2 इज इक्वल टू 2 इंटू D प्लस B इंटू साइन थीटा। आइडेंटिकली बिल्कुल वैसे ही आएगा क्योंकि दुगना हो गया ना, इसीलिए ये 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा हमें। आप वहाँ देख सकते हैं पीछे कैलकुलेट करके, क्योंकि डबल डिस्टेंस बन जाता है, D प्लस B की जगह 2D प्लस B बन जाना। और यदि हम इससे निचले केस में जाएंगे यानी कि C1 और C4 के केस में, पाथ डिफरेंस बिटवीन वेव्स फ्रॉम C1 एंड C4, यानी कि यहाँ ये वाली रे के लिए और C4 ये वाली रे के लिए, ये तो उस केस में जो डिस्टेंस आएगा ये C4K3, ये पाथ डिफरेंस बनेगा। तो इसलिए C4K3 विल बी 3 इंटू D प्लस B साइन थीटा। ये आप वहाँ से बिल्कुल वैसे ही चल सकते हैं क्योंकि अब दूरी जो हो जाएगी ये जो है 3D प्लस B के बराबर आएगी, डिस्टेंस जो है हमारा। तो इसी ढंग से हम CNK तक, CNKN-1 तक हम चल सकते हैं और हम निकाल सकते हैं पाथ डिफरेंसेस कितने कितने आए। और यदि आपने पाथ डिफरेंस के कॉरस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस देखना हो तो आपको याद है कि फेज डिफरेंस देखने के लिए ये बनता है 2 पाई ओवर लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। तो यहाँ पर ये मैं यहाँ कॉपी करके यहाँ D लिखा गया गलती से, तो इसको लैम्डा कर देते हैं। तो इसीलिए हमने कहा कि देयरफॉर द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स फ्रॉम C1 एंड C2
C1 and C3, C1 and C4 and so on is 2 pi over lambda into d plus b sin थीटा। ये आ गया C1 और C2 के केस में। और फिर आगे देखना हो C1 एंड C3 के केस में तो इतना आएगा, यानी 2 पाई ओवर लैम्डा इंटू 2 इंटू डी प्लस बी इंटू साइन थीटा। और यदि इसके आगे C1 और C4 के केस में देखना हो तो इतना आएगा फेज डिफरेंस 2 पाई ओवर लैम्डा इंटू 3 इंटू बी प्लस डी, या डी प्लस बी, उल्टा यहाँ पर डी बाद में लिखा गया तो आप इसको चाहो तो इसको आगे कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, हार्डली मैटर्स, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि प्लस ही है दोनों। तो ये मान लीजिए यहाँ से मैं उठा के ऐसे ले रहा, तो इसीलिए हमने कहा एंड सो ऑन, ये आएंगे आपके फेज डिफरेंसेस। तो हमने ये फेज डिफरेंसेस निकाल लिए। अब आप फिर वैसे ही जैसे हम मानते थे कि सपोज कर लो 2 पाई ओवर लैम्डा इंटू डी प्लस बी इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 2 बीटा, call it as equation number 1. So therefore the phase difference between the waves from C1 and C2, C1 and C3, C1 and C4 etc. तो हम क्या लिख सकते हैं, हम उनको लिख सकते हैं 2 बीटा, 4 बीटा, 6 बीटा एंड सो ऑन। ये देखिए पीछे से आप इसमें ये वैल्यूज पुट करो, सिंपली पुट करते रहो। जैसे ये 2 पाई ओवर लैम्डा, ये देखिए 2 पाई ओवर लैम्डा इंटू डी प्लस बी इंटू साइन थीटा को 2 बीटा लिखा तो अगले वाला 2 गुना हो जाएगा 2 टाइम्स, और इससे अगले 3 टाइम्स, तो इसीलिए ये बन जाएगा 2 बीटा, 4 बीटा, 6 बीटा एंड सो ऑन। कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 2। अब हम पहले ही कर चुके हैं, जब आपने टोटल एम्पलीट्यूड निकाला था सिंगल स्लिट के डिफ्रैक्शन के केस में, तो हमने पाया था कि टोटल एम्पलीट्यूड ऑफ वेवलेंथ फ्रॉम ए single slit of width d at a point is given by a is equal to, ये a हमने दूसरे ढंग से लिया था, हार्डली मैटर्स, आप चाहो तो ऐसे भी ले लो, तो अदरवाइज हमने ये a लिया था इस ढंग से। तो a is equal to कैपिटल A sin अल्फा अपॉन अल्फा, call it as equation 3, where a is maximum amplitude and 2 अल्फा हमने निकाला था, it is 2 pi over lambda into d sin theta. It is the phase difference between the wavelets from two ends of the slit, single slit के केस में। और अल्फा जो हमारा था वो भी हमने वहाँ निकाला था, ये था पाई ओवर लैम्डा इंटू डी साइन थीटा। तो हमें ये इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसीलिए हमने इनको नंबर कर लिया हुआ है, नंबरिंग कर दी 3 और 4। तो अब हमारे पास क्या आया कि हमारे 10 वी आर लेफ्ट with the problem to find the resultant of n amplitude। हमारे पास n है, n एम्पलीट्यूड्स आ गए ना, एक जगह पे इकट्ठे हो रहे हैं। each given by a is equal to capital A sin alpha over alpha and having phase difference successively increasing by the constant amount of 2 beta। हमने पीछे निकाला 2 बीटा, 4 बीटा, 6 बीटा etc. अब उनका their resultant at P will provide a maximum or minimum of light at P। मैक्सिमम मिनिमम तभी बनेगा। तो अब हम जैसे आगे हम फेज डायग्राम की बात करते थे, तो ऐसी ही फेज डायग्राम हम द्वारा बना के फेजर टेक्निक की मदद से निकाल सकते हैं। हम यहाँ निकाल नहीं रहे, हम सिंपल बता रहे हैं कि ये आंसर आएगा इसका करने के बाद। तो थीटा को हम 2 बीटा ले लेंगे और स्मॉल एन जो है वहाँ पर कैपिटल एन ले लेंगे, जो फेज़र टेक्निक आपको आगे भी बताई थी हमने, फेज़र मेथड। तो उसकी मदद के साथ हम यदि किसी भी पॉइंट P पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना चाहेंगे तो दैट रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल कम आउट टू बी इक्वल टू R इज इक्वल टू कैपिटल A साइन अल्फा ओवर अल्फा इंटू साइन कैपिटल N बीटा अपॉन साइन बीटा। We call it equation number 5. So therefore the intensity at P, अब intensity is proportional to the square of amplitude होता है, आपको पता है। तो इसीलिए intensity I is equal to K into R square, where K is constant of proportionality। तो हम ये R की वैल्यू ये इक्वेशन 5 से इसमें पुट कर सकते हैं, और therefore we get I is equal to K into capital A square into sin square alpha over alpha square and then multiplied by sin square n beta over
बीटा। यहाँ मैं डॉट लगा देता हूँ ताकि हमें पता चल जाए कि ये मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पर हम समझाने के लिए। पर आप याद करो कि ए स्क्वायर इट इज इक्वल टू आई नॉट होता था, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आई। तो इसीलिए हम लिख सकते थे आई इज इक्वल टू आई नॉट इंटू साइन स्क्वायर अल्फा ओवर अल्फा स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर कैपिटल एन बीटा ओवर साइन स्क्वायर बीटा। वी कॉल इट इक्वेशन नंबर 6। तो ये हमारे पास इंटेंसिटी आ गई एन स्लिट्स के केस में किसी भी पॉइंट P के ऊपर, जो हम पीछे अपनी फिगर में बता रहे थे। यहाँ P जैसे कहीं भी ले लें, मतलब कहीं भी P पॉइंट के ऊपर ये मैक्सिमम या मिनिमम बनना है, तो कैसे पता चलेगा? वो ये इस इक्वेशन से हमें पता चलेगा ये मैक्सिमम बनेगा या मिनिमम बनेगा। अब यहाँ पर भी आप देख लो कि दो टर्म्स आ गई, एक टर्म ये वाली और एक टर्म ये वाली, यानी एक अल्फा वाली टर्म और एक बीटा वाली टर्म। तो यही हमने लिखा कि यहाँ इक्वेशन 6 रिप्रेजेंट्स द इंटेंसिटी इन द डिफ्रैक्शन पैटर्न प्रोड्यूस्ड बाय n slits. It's a combination of two terms, the term sin square alpha over alpha square, which represents the intensity distribution due to single slit diffraction pattern, and the second term, that is sin square n beta over sin square beta, it represents the intensity distribution due to n slits, that is it is the interference pattern of n sources. This will be explaining next. कैसे, ये देखिए, अब मान लो मैं कहता हूं कि n1 है। यदि n1 है तो ये पीछे वाली इक्वेशन से देखो, 6 इक्वेशन 6 से जब आप इसमें n को 1 पुट करेंगे तो ये साइन स्क्वायर बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या रह जाएगा? तो हमारे पास आएगा इक्वेशन 6 रिड्यूसेस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू, यहां पर मैं लिख देता हूं, इट इज इक्वल टू ये यहां पर ये साइन स्क्वायर बीटा आ जाएगा। तो इक्वेशन, देयरफॉर इक्वेशन जो हमारी 6 है, ये हमारी 6 हमने इक्वेशन पीछे बताई, तो इसमें साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर बीटा कट जाएंगे, तो हमारे पास ये बच गया आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर। और ये इंटेंसिटी हम कर चुके हुए हैं। दिस इज द इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू द डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ सिंगल स्लिट। ये मैं रेड कर देता हूं इसको ताकि आपको क्लियर हो जाए। और यदि मैं कहता हूं कि मान लो मेरे पास दो स्लिट्स हैं, जैसे n1 का मतलब है एक स्लिट, ऐसे ही n इक्वल टू 2 का मतलब दो स्लिट्स हैं, तो उस केस में हम साइन स्क्वायर एन बीटा इक्वेशन 6 से निकाल लें। तो पहले तो साइन स्क्वायर एन बीटा किसके बराबर आएगा? ये आएगा साइन स्क्वायर 2 बीटा, क्यों? n 2 है। तो यहां पर साइन 2 बीटा का फार्मूला लगाया, साइन 2 बीटा इज 2 साइन बीटा कॉस बीटा, और क्योंकि ये स्क्वायर्ड है तो इसलिए ब्रैकेट्स में डाल के इसका स्क्वायर कर दिया। तो इसीलिए हमारे पास साइन स्क्वायर एन बीटा ये बन गया 4 साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर बीटा। अब मैं ये साइन स्क्वायर एन बीटा की ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 6 में पुट करता हूं। ये यहां ऊपर ये साइन स्क्वायर एन बीटा की ये वैल्यू है 4 साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर बीटा। जब मैं यहां पुट करूंगा तो साइन स्क्वायर बीटा निचले वाले साइन स्क्वायर बीटा से कट जाएगा, तो ऊपर क्या रह जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा 4 कॉस स्क्वायर बीटा। तो इसका मतलब हमारी इक्वेशन 6 ये बन जाएगी आई इज इक्वल टू 4 आई नॉट साइन स्क्वायर अल्फा ओवर अल्फा स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। और आप अपनी डबल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न की स्टडी देखो जो हमने पीछे बनाई थी, तो वो वही उत्तर आ गया जो हमने वहां पे डिराइव किया था। कब? जब n हमारे पास 2 है, यानी कि हमारे पास 2 स्लिट्स की बात है। अब हम यहां पर यह भी देख सकते हैं कि हमारे पास प्रिंसिपल मैक्सिमम कब बनेगा, फिर सेकेंडरी मैक्सिमा और मिनिमा कब बनेंगे। तो मैं आज प्रिंसिपल मैक्सिमम तक करा देता हूं, क्योंकि फिर उसके बाद इतना टाइम नहीं होगा।
कि हम इतना लंबा आर्टिकल कर पाएँ। तो यहाँ पर हम कहते हैं स्पेशल केस में कि इफ़ साइन बीटा इज 0, ये प्रिंसिपल मैक्सिमम यानी कि सेंटर ओ के ऊपर जो मैक्सिमम बना उसकी बात कर रहे हैं। यदि साइन बीटा 0 होगा तो उस केस में बीटा कितना होगा? बीटा विल बी इक्वल टू एन पाई, इधर प्लस और माइनस, वेयर एन इज 0, 1, 2, 3 एटसेट्रा। तो इसलिए यदि आप साइन एन बीटा देखेंगे तो साइन एन बीटा विल बी इक्वल टू साइन ऑफ प्लस माइनस एन इंटू एन पाई। क्यों? बीटा की वैल्यू तो आप याद करो, ये प्लस माइनस एन है, वो छोटा एन मैंने आगे लिख दिया और कुछ नहीं है। और एन इंटू एन भी तो नेचुरली है, एक इंटीजर बनेगा, एन इंटू एन ये पॉजिटिव इंटीजर बनेगा। तो इसका पाई से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ समथिंग विच इज इंटीग्रल into which is an integer and multiplied by pi comes out to be equal to 0। क्यों? साइन पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई एटसेट्रा ऑल जीरोज होते हैं। सो यदि हम ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे अपनी पिछली, क्योंकि हमें जो हमारी इक्वेशन जो 6 है ना, 6 इक्वेशन, वो ये चीज़ है यहाँ पर। तो आप यदि देखेंगे तो उस केस में यहाँ पर हम कहेंगे साइन एन बीटा अपॉन साइन बीटा, तो आप कहेंगे ये तो 0/0 आ गया, और 0/0 तो इनडिटर्मिनेट होता है, वी कैन नॉट डिटर्मिन इट। तो इसलिए साइन, यही हमने कहा कि साइन एन बीटा ओवर बीटा कैन नॉट बी एवेल्युएटेड डायरेक्टली। हाउएवर वी मे evaluate this quantity in the limit when beta approaches plus minus n pi and then solve it further making use of L'Hospital's rule। लिमिट्स, तो लिमिट्स की बात यहाँ पर आ गई, तो इसीलिए हम यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू की बात करेंगे। तो हम ले लेंगे कि लिमिट व्हेन बीटा अप्रोचेस प्लस और माइनस एन पाई, एंड उसका लेंगे क्या? फिर साइन एन बीटा ओवर बीटा की लिमिट लेंगे। तो उस केस में एल हॉस्पिटल रूल आप याद करो, वो कहता था कि ऊपर भी डिफ्रेंशिएट कर दो, नीचे भी डिफ्रेंशिएट कर दो क्वांटिटी के। तो हमने यही किया कि लिमिट बीटा अप्रोचिंग प्लस माइनस एन पाई और फिर डी डी बीटा ऑफ साइन ऑफ एन बीटा और डिवाइडेड बाय डी डी बीटा ऑफ साइन ऑफ बीटा। ये न्यूमरेटर में भी डिफ्रेंशिएट कर दिया और डिनोमिनेटर में भी डिफ्रेंशिएट कर दिया, और ये हमारे पास आ गया लिमिट बीटा अप्रोचिंग प्लस माइनस एन पाई। ऊपर यदि डिफ्रेंशिएट देखेंगे करके तो ये आएगा कॉस ऑफ एन बीटा एंड देन मल्टीप्लाइड बाय एन, चेन रूल लगा के। और यदि हम नीचे देखेंगे साइन बीटा का डिफ्रेंशिएशन तो वो सिंपली कॉस बीटा होता है। तो इसलिए ये हमारे पास आ गया, दिस इज इक्वल टू एन। अब इसमें लिमिट्स पुट कर सकते हैं, अब तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीटा की वैल्यू को प्लस माइनस एन पाई ऊपर भी पुट कर दो और नीचे भी डिनोमिनेटर में भी पुट कर दो, तो हमारे पास ये आ जाएगा दिस इज एन इंटू कॉस ऑफ प्लस माइनस एन पाई इंटू कैपिटल एन और डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ प्लस माइनस एन पाई। और यदि आप देखें तो ऊपर इस कॉस ऑफ प्लस माइनस एन इंटू पाई इंटू कैपिटल एन का आंसर या तो +1 आएगा या -1 आएगा। ऐसे ही नीचे भी कॉस वाली ये टर्म का भी उत्तर या तो +1 आएगा या फिर -1 आएगा। तो इसलिए हमारे पास जो आंसर आ सकते हैं दैट विल बी प्लस और माइनस एन, क्योंकि ये एन से ये +-1 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हमारे पास ये +-n आ जाएगा। तो इसीलिए हमारे पास जो पिछली इक्वेशन थी, इक्वेशन 6, ये यहाँ गलती से नंबर लग गया, ये इक्वेशन 6 जो हमारी थी, ये पीछे हमने ये ड्राइव की थी जो इक्वेशन, ये गई यहाँ पे I इक्वल टू आई नॉट साइन स्क्वायर अल्फा ओवर अल्फा स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एन बीटा ओवर साइन स्क्वायर बीटा। तो इस वाली जो चीज़ की वैल्यू हमने निकालनी, साइन स्क्वायर एन बीटा ओवर साइन स्क्वायर बीटा को प्लस माइनस एन हमने निकाल लिया। तो इसीलिए जब उसकी वैल्यू हमने पुट की तो हमारे पास आ गया I इक्वल टू आई नॉट साइन स्क्वायर अल्फा ओवर अल्फा स्क्वायर इंटू प्लस माइनस एन इन ब्रैकेट्स एंड देन स्क्वायर्ड, ये वाली चीज़। और तो हमारे पास आ गया I इज इक्वल टू आई नॉट इंटू एन स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा ओवर अल्फा स्क्वायर, सो विच रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट
and is called principal maxima, is called principal maxima या maximum भी बोल सकते हैं क्योंकि maximum वैल्यू आती है। तो क्लियरली द मैक्सिमम विल बी obtained, मैक्सिमा विल बी, क्योंकि n की किन्हीं वैल्यूज के लिए भी आ सकती है ना, तो इसीलिए बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस n पाई के लिए वी विल ऑब्टेन द मैक्सिमा। देयरफॉर यूजिंग इक्वेशन 1, जो हमारी स्टार्टिंग इक्वेशन थी, हमारी इक्वेशन 1 थी, ये देखिए 2 पाई ओवर लैम्डा इंटू डी प्लस बी इंटू साइन थीटा इक्वल टू 2 बीटा, ये 2 कट गए तो बीटा हमारे पास आ जाएगा, तो बीटा की वैल्यू आएगी पाई ओवर लैम्डा इंटू डी प्लस बी साइन थीटा। तो ये वाली वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं, तो हमारे पास ये आ गया पाई ओवर लैम्डा इंटू डी प्लस बी इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एन पाई, ये बीटा की वैल्यू यूज करके, या फिर हम कह सकते हैं डी प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एन लैम्डा, क्योंकि पाई पाई कट गया और हमारे पास ये हमारे पास आ गया प्लस माइनस एन लैम्डा। तो वेयर एन इज 0, 1, 2, 3 एटसेट्रा, सो फॉर एन इक्वल टू 0 it is the zero order maxima, for n equal to 1 it is the first order maximum and so on। तो कई सारे मैक्सिमा हमारे पास आएंगे। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस इंडिकेट द अक्ररेंस ऑफ मैक्सिमा ऑन बोथ साइड्स ऑफ जीरो ऑर्डर मैक्सिमम, मतलब लेफ्ट ऊपर भी आप कह लो, जैसे हमारे पास स्क्रीन है, स्क्रीन के ऊपर तरफ जाते समय भी और निचली तरफ जाते समय भी हमारे पास मैक्सिमा आएंगे। तो ये हम एक्सप्लेन करते हैं प्रिंसिपल मैक्सिमा की बात। तो फिलहाल आप यहाँ तक करेंगे, फिर इसके आगे हम सेकेंडरी मैक्सिमा और मिनिमा की बात करेंगे। तो विल बी टेकिंग दिस टॉपिक फर्दर टुमारो। थैंक यू।